Very warm welcome to Study IQ, my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर इन गुड. आज 29 अगस्त 2020 है, दिन है सैटरडे. दिन की शुरुआत करेंगे अब्राहम लिंकन के एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ. आई नेवर हैड ए पॉलिसी, आई हैव जस्ट ट्राई टू डू माई वेरी बेस्ट ईच एंड एवरी डे. उनकी कोई ख़ास ऐसी नीति या फिर फॉर्मूला नहीं था. वो बस एक ही चीज़ में मानते थे और वो ये थी कि कल जो हमने किया उसको आज थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करें. कल उसको थोड़ा और ये थोड़ा और का मतलब यहाँ पर 50% 60% बेटर नहीं, 0.% भी अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एडिशन. डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है. इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. 31 अगस्त 2020 तक EMI ऑफर भी अवेलेबल है. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़ आइटम्स. सैटरडे हैं तो एज वी नो के न्यूज़ आइटम्स और जो आर्टिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है वीकेंड्स को. आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. तो सबसे पहला आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से है. रीबिल्डिंग ए सस्टेनेबल इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19. डियर फ्रेंड्स, दुनिया ने आज तक 2 बड़े रिसेशंस देखे हैं, 2 बड़े सीवियर स्पीड ब्रेकर्स देखे हैं. पहला जो था वो था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. उसके बाद आज से 13 साल पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007. ये बताया जाता है कि फिलहाल पूरी दुनिया जो है ये एक इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19. और इसकी वजह से ये लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है या फिर हो गई थी और दुनिया के ज़्यादातर देशों में लॉकडाउन चल रहा था, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, जो डिस्ट्रक्शन होगा, वो 1929 और 2007 से भी ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा. भारत की इकोनॉमी के बारे में एक एस्टिमेशन है कि 2020-2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर जिसकी शुरुआत होती है अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होती है. तो करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 में इसकी शुरुआत हुई और 31 मार्च 2021 में ये ख़त्म हो जाएगा. तो 2020-2021 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें पता है हमारी GDP का ग्रोथ कितना होगा, 4 से लेकर 9, लेकिन ये माइनस में होगा. -4 से लेकर 9 ये बताया जाता है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, जहाँ तक मेरी समझ है, आई कैन श्योरली से कि 10% से तो ज़्यादा ही होगा, -10 से ज़्यादा होगा. डबल डिजिट में हमारी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक करेगी. तो ये बहुत ही पेनफुल ये साल और आने वाले बहुत सारे साल जो हैं वो काफ़ी पेनफुल होने वाले हैं. इससे पहले ऐसा पेन हमने देखा था, भारत की बात करें तो 1979 में जब बहुत बड़ा सूखा हुआ था हमारे देश में. कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था. जनरली स्पीकिंग आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ड्राउट हुआ था. उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी -5 तक पहुंच गई थी. -5 जो हमारा ग्रोथ है वो -5 तक पहुंच गया था. और इसकी इम्पैक्ट देखिए कितनी हुई कि मोरारजी देसाई जो यहाँ पर हैं और उनके बाद चरण सिंह साहब की सरकार जो है वो गिर गई. मिड टर्म इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी जी जो हैं वो फिर से वापस पावर में आ गई. यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें ही आपको बताऊंगा. और बताया जाता है कि वही वक्त था जब BJP पार्टी का भी जन्म हुआ और आज देखिए BJP पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है. तो कहने का मतलब ये है कि जो 1979 में फाइनेंशियल क्राइसिस और ये जो इकोनॉमिकल एक डिप्रेशन, रिसेशन, नॉट डिप्रेशन बट इकोनॉमिकल रिसेशन से हमारा देश गुजरा, तो पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला. और पॉलिटिक्स में बदलाव इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि इकोनॉमी की वजह से समाज में आपको एक बदलाव देखने को मिलता है. इसकी एक इम्पैक्ट लोगों को फील होती है.
तो लोगों ने फिर इंदिरा गांधी जी को वापस पावर में लाया और तब से फिर वो पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है तो वो उसका जन्म जो है कहीं ना कहीं ये ड्राउट के साथ एक जियोग्राफी की चीज़ जिसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर हुई और उसकी इम्पैक्ट फिर पॉलिटिक्स के ऊपर हमें देखने को मिलती है। तो व्हाट काइंड ऑफ इंडिया विल द 2020 इकोनॉमिक रिसेशन क्रिएट? प्रश्न ये भी है कि ये जो रिसेशन आएगा -10 तक अगर हम पहुंचेंगे तो वी वी डोंट नो कि क्या आगे हो सकता है, लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से प्लानिंग करें तो फिर हम एक सस्टेनेबल भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड फिस्कल एंड मॉनिटरी स्टिमुलस पैकेजेस। आपको पता है कि भारत ने भी बहुत सारे पैकेजेस लॉन्च किए। लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स की गई थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए और आईएमएफ का तो कहना है कि ऑन एन एवरेज अगर G20 देशों की बात करें तो G20 देशों ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया है तो एवरेज इसकी निकलती है 12.1%, यानी कि ऑन एन एवरेज सभी G20 देशों ने अपनी जीडीपी का 12% जितना स्टिमुलस पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। अब ये अनाउंस करना जो है वो अच्छी बात है। स्टिमुलस पैकेज जो है वो किस चीज़ के लिए होता है? ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होता है कि इकोनॉमी को जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल किया जाए, राइट, कि जल्द से जल्द हम बैक टू नॉर्मल इसको कर दें। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के हमारे डिसीजंस अगर आने वाले कल को तबाह कर देंगे तो ऐसे डिसीजंस से हमें बचना चाहिए और एक नई अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही पेनफुल चीज़ है, कोविड-19 लॉकडाउन और इसकी वजह से जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये बहुत ही पेनफुल है, लेकिन सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक नए दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें और नई तरीके से हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। क्लाइमेट और एनवायरमेंटल कंसर्न को हमें भूलना नहीं चाहिए। वैसे हो यही रहा है कि क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दें। शॉर्ट टर्म इंजेक्शन की डेफिनेटली आवश्यकता है और सरकार वो दे भी रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नुकसान से शॉर्ट टर्म के इंजेक्शंस जो हैं वो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा करेंगे। तो आज हमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे देश को, हमारे समाज को एक सस्टेनेबल समाज बनाए, एक सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ हमें आगे ले जाए। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे देश की 50% जितनी लैंड जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड है। हमारे देश का जो भी पानी है उसका 85% पानी का इस्तेमाल, खास करके आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट सी वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट वाटर या फिर जो मीठा पानी है, तो इसका 85% जो है वो हम खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जो हैं भले मीन्स ऑफ कोर्स इसको आपको ख़रीदना पड़ता है, आज तो इसकी भी प्राइसेस हो गई हैं, लेकिन ये नेचर ने बनाई हुई चीज़ें हैं तो इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम कैसे पैदा करें, कम से कम पानी से और कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम कैसे पैदा करें, ये हमारी ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। केमिकल्स से ज़मीन और पानी दोनों बिगड़ रहा है और ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। खेती बाड़ी की बात करें तो हमारा देश आज भी, हमारी अर्थव्यवस्था जो है इसको एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि खेती प्रधान देश हमारे देश को कहा जाता है, क्योंकि 50% जितनी पॉपुलेशन जो है उनके लाइवलीहुड यानी कि उनकी रोजी रोटी जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। तो जब तक हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तब तक सोसाइटी जो है वो सस्टेनेबल नहीं बनेगी। इज़न्ट इट? कॉमन चीज़ है, 50% ज़मीन, 85% वाटर और 50% जितनी पॉपुलेशन अगर किसी व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है तो वो जब तक सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक दूसरे एरियाज़ हमें सस्टेनेबल मीन्स हो ही नहीं सकता, इज़न्ट इट? फिर बात करें एनर्जी सेक्टर के बारे में। भारत के लिए सबसे बड़ा इश्यू ये है कि 80-85% जितना फ्यूल जो है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉसिल फ्यूल, तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ें और एक लॉन्ग टर्म विजन है देश का और दुनिया का, इंटरनेशनल सोलार अलायंस
राइट। इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आईएसए के बारे में। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आपके लिए एक प्रश्न है कि आईएसए को किसने लॉन्च किया था, बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए एक प्रश्न है। आपके लिए हिंट ये है कि दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों ने मिलकर, दो पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ट्रांसफॉर्म द एनर्जी सेक्टर। तो जैसे मैं बता रहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी और आईएसए जो है, इसका लक्ष्य ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके थोड़े ऊपर के जो भी एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, ये सारे देश मिलें और सोलर अलायंस बनाएं कि हम सोलर एनर्जी को कैप्चर करके हम सोलर एनर्जी को पैदा करें और फॉसिल फ्यूल के ऊपर धीरे धीरे हमारा रिलायंस जो है वो कम से कम करते रहें। तो ये एक लॉन्ग टर्म इसका गोल है। जब ये हम अचीव कर लेंगे तब आप देखिए कि कितना पोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए स्टिमुलस। इसके लिए आपको ओवरऑल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनर्जी सेविंग में, नई एनर्जीज़ को ढूंढने में, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको ज़्यादा पैदा करनी है, फास्ट चार्जर्स, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, हाइड्रो फ्यूल फॉर इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में कंटिन्यूस R&D जो है उसकी आवश्यकता है। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनाने हैं, राइट। लेकिन ये सारे के सारे रोड्स, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स जो हैं ये ग्रीन होने चाहिए, यानी कि अगेन सस्टेनेबल होने चाहिए। यहाँ पर इस आर्टिकल में एक हिंट है कि रोड्स से अच्छा है कि हम रेलवेज़ को प्रायोरिटी दें। आई वुड से रेलवेज़ से भी अच्छा है कि हम वाटरवेज़ को प्रायोरिटी दें। अगर आप एयरवेज़, वाटरवेज़, रोडवेज़ और रेलवेज़ को कंपेयर करें तो सबसे कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जो हैं और लॉन्ग डिस्टेंस तक और कम पैसों में ले जाने की अगर किसी में क्षमता है तो ये वाटरवेज़ में है। हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू क्रिएट वाटरवेज। और वाटरवेज के लिए, रोड बनाने के लिए आप लॉजिक्स देखिए, एक रोड बनाना है तो आपको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी और उसके बाद इसके ऊपर रोड बनेगा। रेलवेज़ के लिए भी सेम चीज़ है, राइट। लेकिन वाटरवेज में ऐसा कुछ नहीं है। आप दो जगह पर रिवर पोर्ट्स जो कहते हैं, यहाँ पर एक पोर्ट बना दिया और यहाँ पर पोर्ट बना दिया। बाकी तो नदी का पानी जो है उसमें आपकी बोट जो है वो लेकर, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, कम्युनिकेशन और गाइडेंस और इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपेयर टू रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ कंक्रीट जंगल्स वी मस्ट बिल्ड सस्टेनेबल सिटीज़। फिर इन्वेस्ट इन नेचर, रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन। कैसे हम फॉरेस्ट को और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। और ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे तब बहुत सारे करोड़ों लोगों को लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी। इसी के साथ जॉब्स को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए छोटे बिजनेसेस को भी हमें सपोर्ट करना होगा, खास करके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी ही होनी चाहिए कि ग्रीन स्मॉल बिजनेसेस हमारे देश में ज़्यादा जनरेट हो, या फिर हमारे देश जो हैं वो ग्रीन एमएसएमईज़ के लिए फेमस हो जाए। ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसे सपोर्ट और ऐसी पॉलिसीज़ हमें डिज़ाइन करनी होगी। और लास्ट में है इन्वेस्ट इन सोशल कैपिटल एंड गवर्नेंस। सोशल कैपिटल यानी कि एजुकेटेड और हेल्थी सोसाइटी। एजुकेटेड लोग, एक हेल्थी लोग जो हैं वो एक हेल्थी सोसाइटी में रहें और उनको गुड गवर्नेंस अगर दिया जाए तो चीज़ों को हम डेफिनेटली बदल सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है वो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। ये जो मैंने बताया ग्रेट डिप्रेशन, तो इसको फाइट करने के लिए उन्होंने द न्यू डील लॉन्च किया था। और ये जो न्यू डील है उसको 7 साल लगे, राइट। ये ग्रेट डिप्रेशन को फाइट करने के लिए 7 साल तक, 33 से लेकर 39 तक ये पैकेजेस और रिफॉर्म्स जो हैं वो चलते रहें। तो अगर हमें ये लगता है कि 2020 ख़त्म हो जाएगा और सारे दुख हमारे चले जाएंगे, नो, ये कंटिन्यूस एक लंबे टाइम तक हमें इसमें काम करते रहना है, चीज़ों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपॉर्चुनिटी भी है, दिस इज़ द राइट टाइम टू रिपेयर आवर थिंकिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ के
फैकल्टीज़ जो हैं मिलकर बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर बनाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपने ये कर लिया है काम तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइए। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करें, और वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। बात करते हैं टारगेटिंग हिज़बुल्लाह के बारे में। हिज़बुल्लाह कौन है? हिज़बुल्लाह एक शिया मिलिशिया कम पॉलिटिकल पार्टी है। ये लेबनान में है। लेबनान आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मेरे पास एक और मैप भी है लेबनान का, तो डोंट वरी। कुछ दिनों पहले हमने लेबनान के बारे में बात की थी बिकॉज ऑफ दिस बेरूट में जो ब्लास्ट हुआ था। बेरूट उसका कैपिटल है। तो बेरूट में जो ब्लास्ट हुआ था तो उसको लेकर हमने इस लेबनान देश को देखा था, राइट, और उसके जियोग्राफी के बारे में भी हमने बात की थी। आपके लिए एक प्रश्न है, जॉर्डन जो देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जॉर्डन का कैपिटल जो है इसका नाम क्या है बताइए। जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। ओके, तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इज़राइल ने हिज़बुल्लाह के ऊपर अटैक किया है। कहाँ पर? सदर्न लेबनान में। तो ये लेबनान है, ये इज़राइल है। तो इज़राइल का नॉर्थ पार्ट जो लेबनान के साथ वो शेयर करता है, और ये वाला पोर्शन जो है लेबनान का, ये सदर्न लेबनान है। तो यहाँ पर जो हिज़बुल्लाह है तो उसके ऊपर इज़राइल ने अटैक किया है। अब प्रश्न यह है कि इज़राइल इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? इज़राइल इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इज़राइल का मानना है कि सीरिया से बहुत सारा जो ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और वेपन्स और ये दूसरी सप्लाईज जो हैं वो ईरान सीरिया को प्रोवाइड करता है, और सीरिया जो है वो लेबनान तक पहुंचाता है। और इसकी वजह से फ्यूचर में इज़राइल को ख़तरा हो सकता है। तो इज़राइल प्रोएक्टिवली कि आपके सामान यहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस प्रकार की पॉलिसी से इज़राइल जो है वो ऑपरेट करता है। इज़राइल का मीन्स एक मोटो या फिर ऐसा कुछ है टैगलाइन कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, यानी कि आपके ऊपर कोई अटैक करे उससे पहले अगर आपको अपने आप को बचाना है तो जो आपके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा है उसको ही ख़त्म कर दीजिए। तो ये आपका डिफेंस हो गया। जुलाई की बात करें तो इन जुलाई हिज़बुल्लाह कमांडर वॉज किल्ड इन इजरायली रेड इन सीरिया। सीरिया में एक रेड कंडक्ट की गई थी बाय इज़राइल, और उसमें एक हिज़बुल्लाह का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर जो हैं वो मर गया। और उस टाइम पर हिज़बुल्लाह ने ये एक कसम खाई थी कि हम इसका बदला जो है वो ज़रूर लेंगे। लेकिन हिज़बुल्लाह कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसको आप इजीली ख़त्म कर सके। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेबनान का मैप है, यहाँ पर देखिए, यह है लेबनान, राइट। तो ये सीरिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज़राइल के साथ भी अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है ये देश। ओके, राइट, ये है मेडिटरेनियन सी। बेरूट इसका कैपिटल है, जिसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले ही बातचीत की थी। तो हिज़बुल्लाह हैज़ बीन ए टफ टारगेट फॉर इज़राइल। ये सदर्न लेबनान वाला पोर्शन जो है वो इज़राइल ने एक लंबे टाइम से कॉन्कर किया था, अपने कंट्रोल में था। लेकिन 2000 की बात है, राइट, आफ्टर 18 years ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान, इज़राइल वॉज फोर्स्ड टू विड्रॉ मेनली ड्यू टू द फाइटिंग ऑफ हिज़बुल्लाह। 2000 की बात है, जब मीन्स 2000 से पहले 18 सालों तक ये वाला पोर्शन जो है वो इज़राइल के कंट्रोल में था, लेकिन हिज़बुल्लाह ने उनको वहाँ से भगा दिया। मीन्स इज़राइल को ये चीज़ छोड़नी पड़ी, ये जगह छोड़नी पड़ी। और 2006 की बात करते हैं, इज़राइल इन्वेडेड लेबनान एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग हिज़बुल्लाह's मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। इज़राइल ने लेबनान में रेड्स कंडक्ट की और कि युद्ध हुआ, और इसमें हिज़बुल्लाह को ख़त्म करने की बात थी, लेकिन ये चीज़ क्या कर पाया? नहीं। आज ईरान, सीरिया और हिज़बुल्लाह का, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ईरान जो है वो सीरिया और सीरिया जो है वो लेबनान तक हथियार पहुंचाता है, तो ये ईरान, सीरिया और हिज़बुल्लाह का एक एक्सिस बन चुका है, और ये इज़राइल के लिए एक सबसे बड़ा ख़तरा है। प्रॉब्लम ये भी है कि जिस प्रकार से लेबनान की सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब थी, कोविड-19 से लड़ रहा था, और ऊपर से उसका कैपिटल जो है उसमें ये ब्लास्ट हुआ, सरकार ने रेजिग्नेशन दिया है। तो अब वहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी वीक है, और ऐसा हो सकता है कि हिज़बुल्लाह जो है वो एक लंबे टाइम तक ये जो लेबनान है उसको वॉर लाइक सिचुएशन में धकेल दे।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, नेशनल वेलबींग एंड द काउंट्स दैट मैटर। कुछ ऐसे काउंट्स हैं, कुछ ऐसे आंकड़े हैं, अगर उनको हम नापें, अगर उनको हम मेजर करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो आप उसका वेट अगर नापें, तब उस वेट से हमें लगता है कि चलो एक बच्चे का लेट्स से पैदा होते ही वज़न कुछ 3.5 किलो का इसके आसपास कुछ है, तो उसको जनरली हेल्थी माना जाता है कि एक हेल्थी बेबी हुआ है। उस वेट से आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइफर कर सकते हैं कि जो उनकी माता है, उस बच्चे की माता जो है, उसको किस प्रकार का खाना पीना मिला होगा। फिर उस बच्चे का वेट अगर आप कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एक प्रॉपर हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है, राइट। और फिर उस जो जो नई मदर हैं उसको अगर खाना पीना न्यूट्रिशियस फूड मिला है, तो एजुकेशन के ऊपर पूरे परिवार का एजुकेशन लेवल अप और उस पर्टिकुलर महिला का एजुकेशन जो है वो अच्छा हुआ होगा, राइट। तो उसके लिए वो अच्छी स्कूल में एक्सेसिबल, तो उसके फादर्स ने, उसके फादर मदर ने उसी प्रकार से उनको एक परवरिश दी होगी। बहुत सारी चीज़ें हम इससे एक एजुकेशनल गेस जो हैं वो लगा सकते हैं। इस आर्टिकल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ प्रेगनेंसीज इन इंडिया स्टार्ट ऑफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, कि एक महिला की उनके कंसेंट के बिना प्रेगनेंसीज की शुरुआत जो है, वो बहुत सारी ऐसी प्रेगनेंसीज की शुरुआत जो है वो हमारे देश में होती है, क्योंकि आज भी अंडर एज मैरिज जो है वो हमारे देश में हैं। इसको हमें इतिहास बनाना है, लेकिन आज भी ये अंडर एज मैरिज जो है वो हमारे देश में चलते रहते हैं। Ensuring secondary school completion of every child has far-reaching impact and needs to be pursued single-mindedly. ये जो प्रेगनेंसी की बात है, जैसे मैंने आपको बर्थ वेट के बारे में बताया, इसी प्रकार से अगर आप देखें कि अंडर एज मैरिज में भी मीन्स, चलिए बहुत सारे कल्चर में ऐसा हो सकता है कि लड़कियां जो हैं वो अंडर एज मैरिज से मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी फिर, लेट्स से, राइट। और ऐसा होता भी है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कई जगह पर ऐसा होता है। लेकिन अगर वो लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है, अगर उसने सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें वहाँ तक पढ़ाई की है, और हर एक बच्चा हमारे देश का जो है वो सेकेंडरी एटलीस्ट मिनिमम जो है सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट करे, तो इसकी इम्पैक्ट भी फार रीचिंग हो सकती है। पहली चीज़ ये भी हो सकती है कि वो अंडर एज मैरिज से मना कर दे। अगर फॉर वट एवर रीज़न उनको अंडर एज मैरिज करने भी पड़ रहे हैं, तो फिर प्रेगनेंसीज और इन सारी चीज़ों को वो डिले कर सकती हैं। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरी जो चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, बर्थ कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो भी हमारे एजुकेशन का पार्ट होनी चाहिए। नॉट एवरी प्रेगनेंसी एंड्स अप इन ए लाइव बर्थ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है तो उनका बच्चा जो है वो जब पैदा होगा तब जीवित ही होगा। एक हेमिंगवे की नॉवेल है जिसका नाम है फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉर्न। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं कि इसका टाइटल है फॉर सेल बेबी शूज नेवर वॉर्न। तो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एक ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम, एक फंक्शनल हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, जो पहले से ही अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनको एंटिसिपेट कर सके और सेफ डिलीवरी की जा सके। आज भी हमारे देश में धीरे धीरे जो न्यूक्लियर फैमिलीज बनते गए हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसीज जो हैं ये एक फेमिलियल इवेंट होता है, हर कोई जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं वो, अगर आप सिटी में एक लड़का और बेटा और उनकी बहू सिटी में रहते हैं फिर भी, और जो सास ससुर हैं, नाना नानी हैं, वो अगर वहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो फिर वो भी प्रेगनेंसी के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम पर बहुत सारा परिवार जो है वो इकट्ठा हो जाता है, इज़ इट, और हर कोई काम करने लगता है, मदद करने लगता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज भी ये एक फेमिलियल इवेंट है। A young, short, underschooled woman is more likely to have bad pregnancy outcomes or a smaller than expected baby. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एजुकेटेड हैं तो उस प्रकार की सिचुएशन होगी, लेकिन अगर एक बहुत ही यंग लड़की है
हाइट भी उसकी कम है, स्कूलिंग भी नहीं हुई है, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल और ये सारी चीज़ें कम है, तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के आउटकम जो हैं वो इतने ही ख़राब हमें देखने को मिलेंगे। और कई बार ये भी होता है, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैदा होते ही बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जन्म जो हुआ है वो डिसएडवांटेज में हुआ है। उनको पूरी रेस जो है, गरीबी में जन्म हुआ है, न्यूट्रिशन लेवल कम है, पढ़ाई लिखाई के और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो ऐसे में हम इक्वल सोसाइटी जो है वो नहीं बना सकते। हमें एक गुड स्टार्ट, एक ग्रेट एडवांटेज के लिए हमें गुड स्टार्ट भी पैदा होते ही और पैदा होने से पहले जो एक कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बच्चे को मिलनी चाहिए, तब जाकर हर कोई एक इक्वल समाज जो है वो एक लंबे टाइम तक, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोचें तो ये एक चीज़ है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर एक की इनकम इक्वल है तो वो एक इक्वल समाज हो जाएगा। राइट, पैदा होने से पहले उसके माता पिता को किस प्रकार की ट्रीटमेंट मिली है, इसकी इम्पैक्ट इस बच्चे के ऊपर हमें डेफिनेटली, हेल्थ वाइज देखें आप, IQ वाइज देखें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, क्या ये अवेलेबल है बच्चे के लिए? अगर हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। उसके बाद धीरे धीरे वीनिंग, यानी कि बच्चा धीरे धीरे माँ के दूध के ऊपर से फिर जो नेचुरल, जो दूसरा फूड अवेलेबल सॉलिड फूड है, उसकी तरफ उसका ट्रांजिशन हो। उसके बाद वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों, राइट, और फिर स्कूल, और स्कूल ही नहीं, स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ तक वो पढ़ सकता है या सकती हैं, जहाँ तक उनको पहुँचना है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ बर्थ वेट्स ऐसे हैं, राइट, 5 सालों तक उनकी हाइट और वेट कितनी बढ़ रही है या फिर कितना है, ये सारी चीज़ें हमें नापनी चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे डेटा हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बर्थ वेट से हम बहुत सारी चीज़ों को जज कर सकते हैं। तो 5 साल तक एक बच्चा जो है उसकी हाइट और वेट कितना है, ये अगर डेटा स्कूल में ही, स्कूल में एडमिशन में या फिर स्कूल में हर साल इसको अगर नापा जाए, कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर इसको नापा जाए और गवर्नमेंट तक ये डेटा पहुंचाया जाए, तो हम कुछ ऐसे अर्ली स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे फ्यूचर में ये सारे लोग जो हैं, जो एडल्ट होंगे तब वो डिसएडवांटेज की सिचुएशन में ना हो। और ये सारी चीज़ों के लिए हमें चाहिए इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम, बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन, गुड गवर्नेंस और हेल्थ। ये सारी चीज़ें जब हम हमारे देश में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, तब जाकर हमें एक बदलाव देखने को मिलेगा। और पब्लिक हेल्थ जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूसली चलते ही रहना है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कुछ आंकड़े अचीव कर लिए हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उसके बाद आप बैठ जाएंगे। नो, यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क फॉर इट। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो पीएम मोदी टू इनॉग्यूरेट न्यू बिल्डिंग रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी झांसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। गवर्नमेंट ने कंटेस्ट लॉन्च किया है, इसका नाम है चुनौती। ये स्टार्टअप्स को छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन है या फिर एक कंटेस्ट है, राइट। इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेंटर टू डेवलप 3 बाम्बू क्लस्टर्स, जम्मू, कतरा और सांबा। झारखंड सरकार ने 30 सितंबर तक कोरोना कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो हैं नेशनल स्पोर्ट्स और एडवेंचर अवार्ड्स देंगे। वेटरन एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का आज निधन हुआ है। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया को स्पॉन्सर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन विमेन पीस कीपर्स। और फिर कुछ दूसरी न्यूज़ आइटम्स हैं। मैं चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आप लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल संडे है तो कल मुलाकात नहीं होगी। डेली फाइनेंशियल न्यूज़ आज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वो फिर आपको देखने को मिलेंगे मंडे को, राइट। संडे इज़ ए डे ऑफ टाइप थिंग एज फार एज लेक्चर्स आर कंसर्न। So I'll see you soon. Enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.